हेलो फ्रेंड्स, हम साइंस 2 का क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 1 का है ये, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसका सेकेंड आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली लीड्स टू स्पेसिएशन। इसका मतलब क्या है देखते हैं। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ क्या है। इनका बोलने का मतलब है, कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कोई प्लांट्स एंड एनिमल्स को कि वो लोग आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेट मतलब नॉर्मल जो लैंड में हम रह रहे हैं वो एकदम अलग हो जाते हैं। लाइक आइलैंड में जाके वो लोग आइलैंड में है और हमसे कनेक्टेड नहीं है, तो उनके जो लाइफ प्रोसेस है, उनके जो ऑर्गेनिज्म है और उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ईटिंग हैबिट है, ये सारे चेंजेस हो जाते हैं, डिफरेंट दिखते हैं। और फिर उनसे जो बेबी प्रोड्यूस होंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, वो हमसे या कोई प्लांट्स एंड एनिमल से एकदम डिफर करेगा, वो मैच बिल्कुल भी करने वाला नहीं है। अब चलो आंसर में समझते हैं। एवरी स्पीसीज सर्वाइव्स इन स्पेसिफिक जोग्राफिक कंडीशन। हर स्पीसीज मतलब लाइक हम समझो कि महाराष्ट्र में रहते हैं तो क्लाइमेट ऊपर नीचे रहता है, ठंडी गर्मी दोनों रहता है। सो हमें यहाँ पे सूटेबल है। बट कोई हमें बोलेगा कि हमें कश्मीर में जाके रहना है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और एक एग्जांपल मैं बोलती हूँ, जो स्पीसीज सर्वाइव करते हैं, जैसे कि कैमल डेजर्ट में अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएगा, पोला बेयर आईसी रीजन में अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएगा। सो ये हम बोलेंगे स्पेसिफिक जोग्राफिक कंडीशन। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड एंड हैबिटेट इज स्पेसिफिक फॉर ईच स्पीसीज। उनके खाने के तरीके भी अलग होंगे, बिल्कुल भी मैच नहीं करते होंगे। रीजन के हिसाब से उनके जो फूड होंगे वो अलग होंगे। मैं आपको ह्यूमन का बताती हूँ। जैसे कि साउथ में ह्यूमन्स जो है वो ज़्यादातर खाते हैं राइस, फिश और कोकोनट से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। और नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो ज्वारी, बाजरी एंड जो दाल, राइस बहुत कम रहता है, चपाती, भाकरी, ये सारी चीज़ें वो लोग बहुत खाते हैं। सो ये जो हैबिटेट है, जो जगह पे रहते हैं, आदत की वजह से ये उन्होंने स्पेसिफिकली अपने बॉडी पे एक्वायर कर चुके हैं। दे आर प्रोडक्टिविटी एबिलिटीज़ एंड पीरियड इज़ ऑल्सो डिफरेंट। उनका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चा पैदा करने का तरीका जो है वो अलग ही है, एकदम डिफरेंट है। एंड पीरियड इज़ ऑल्सो डिफरेंट। पीरियड मतलब लाइक हम जैसे ह्यूमन को 9 मंथ लगता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, सो वो भी आगे पीछे हो सकता है किसी एनिमल का। मैं आपको आइसोलेशन की बात कर रही हूँ। आइसोलेशन का मतलब एकदम सेपरेट हो चुके हैं। सो कोई बर्ड्स एंड एनिमल्स ऐसे हो सकते हैं कि जैसे हमारे आसपास ही हम देखें तो उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कम टाइम लगता होगा रिप्रोड्यूस करने के लिए, बट वही एनिमल्स कोई दूसरी जगह पे है तो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और उनका जो टाइम पीरियड है बर्थ देने का एनिमल को, वो एकदम डिफरेंट दिखता होगा। सेकेंड पॉइंट पे, therefore the individual from one species cannot reproduce with individual from another species। सो बोला है कि कोई भी इंडिविजुअल जो एक स्पीसीज का होगा वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा विथ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अनदर स्पीसीज। उस वो आइसोलेट हो चुका है, अलग हो चुका है। सो वो किसी के साथ मर्ज करके रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। सो उससे जो वहाँ पे जो एनिमल अवेलेबल होगा वो उसके साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेगा, जिसकी वजह से जो भी रिप्रोड्यूस होगा वो उस एनिमल के जैसा दिखने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। When they are separated by a distance or geographical barriers, they are said to be isolated geographically। आप देखिए यहाँ पे लिया है अच्छी तरह से कि जो भी सेपरेट हो चुके हैं, थोड़े दूरी पर होने की वजह से वो लोग नहीं ज्वाइंट हो सकते हैं बाकी एनिमल्स, वो साथ में ही थे बट कोई रीज़न की वजह से वो सेपरेट हो चुके हैं। तो जोग्राफिकल बैरियर्स मतलब पता है रुकावट जो होती है वो जोग्राफिकल पता है। जैसे कि फ्लड आ गया, सब सेपरेट हो चुके हैं, अर्थक्वेक आ गया तो सेपरेट हो गया है, वो लोग कभी भी एक दूसरे से ज्वाइन नहीं हो सकते। दे आर सेड टू बी आइसोलेटेड जोग्राफिकल। वो लोग हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं, वो लोग ज्वाइन नहीं हो सकते। व्हेन दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, दे आर सेड टू बी आइसोलेटेड रिप्रोडक्टिवली। देखा, वो लोग एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग सेपरेट हो चुके हैं। सो हम बोलेंगे कि दे आर आइसोलेटेड रिप्रोडक्टिवली। वो लोग हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं।
अभी लास्ट पॉइंट देखते हैं. द एंसेस्टर स्पीसीज ऑफ बोथ दिस सब स्पीसीज मे बी द सेम बट ड्यू टू आइसोलेशन ओवर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन देयर इज जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन टू. समझो कि वो आइसोलेटेड एनिमल्स को नॉर्मल लैंड में रहने वाले एनिमल से आप जोड़ दोगे तो आप देखोगे उनके एंसेस्टर सेम हो गए, वो लोग सब स्पीसीज हो गए क्योंकि उससे मैच नहीं कर रहे. सो एक जो एनिमल है जो कि आइसोलेटेड था वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आइसोलेटेड था, तो उसमें जेनेटिक जीन्स में वेरिएशन दिखेगी. जो नॉर्मल लैंड में है उसके खाने के तरीके अलग होंगे और इस एनिमल के खाने के तरीके अलग होंगे, सोने का तरीका एंड रेस्ट करने का तरीका, हंटिंग करने का तरीका, सारी चीज़ों में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. सो देयरफॉर आइसोलेशन लीड टू स्पेसिएशन, और आइसोलेशन की वजह से, सेपरेशन होने की वजह से आपको उस एनिमल में स्पेसिएशन मतलब ऐसे स्पेशल चीज़ें दिखेगी. वो दिखता तो उस एनिमल जैसे ही है, आप भी बोलोगे कि सेम टू सेम दिखता है, बट इसकी हरकतें क्यों है, दैट इज बिकॉज ऑफ आइसोलेशन. इसका थर्ड क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन. बोला है कि क्वेश्चन नंबर 12 के 7 पे देखना है आपको. तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है और 7th आंसर आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे है. सो उसकी जगह पे हमें ये आंसर लिखना है. स्टार्ट करते हैं. फॉसिल्स ऑफर पैलियोनोटोलॉजिकल एविडेंस फॉर द एवोल्यूशनरी प्रोसेस. फॉसिल्स मतलब जो बरीड है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यू टू समथिंग लाइक अर्थक्वेक के वजह से, फ्लड के वजह से जो अंदर दब चुके हैं. पैलियोनोटोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो बोन्स होते हैं एनिमल्स के वो आपको मिलते हैं. द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको हम लोग बोलते हैं पैलियोनोटोलॉजिकल एविडेंस. ओके. ड्यू टू सम नेचुरल कैलामिटीज द ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यूरिंग एशियन टाइम्स. नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक हुआ होगा, फ्लड हुआ होगा या कुछ और सिचुएशन हुआ रहेगा, इसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत पुराने टाइम पे, जैसे कि डायनासोर्स के हमें हड्डी मिल चुके हैं, तो हम उसको बोलेंगे पैलियोनोटोलॉजिकल एविडेंस. द इम्प्रेशंस एंड रेमनेंट्स ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड. द इम्प्रेशन मतलब उनका जो छाप छोड़ देता है, एंड रेमनेंट्स रिमेनिंग पार्ट्स लाइक बोन्स छोड़ देता है. ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व हो जाता है अंडरग्राउंड, मतलब वो बहुत सालों तक वहीं पे रहता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है. द हॉट लावा ऑल्सो ट्रैप सम ऑर्गेनिजम्स और देयर इम्प्रेशंस. ऑल सच फॉर्मेशंस फॉर्म फॉसिल्स. और कभी कभी जो ज़मीन के नीचे हॉट लावा प्रोड्यूस होता है वो उसको कैप्चर कर देता है और इसकी वजह से क्या मिलता है, हमें फॉसिल्स मिलता है. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिला हुआ लाइक डीजल्स, पेट्रोल्स, ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, हम इसको बोलेंगे फॉसिल्स. स्टडी ऑफ फॉसिल्स हेल्प्स द रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट. उनके जो फॉसिल्स, उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स आपको मिले हैं वो रिसर्चर्स को बहुत मदद करती है. उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, प्लांट या एनिमल किंगडम से, बर्ड है या फिश है या क्या है, और उसके पास्ट के बारे में हमको जानकारी दे देते हैं. कार्बन डेटिंग मेथड्स ऑल्सो हेल्प इन फाइंडिंग आउट एग्जैक्ट एज ऑफ द फॉसिल. कार्बन डेटिंग ऐसे बोला जाता है कि हमारे सॉइल्स में या हर जगह पे कार्बन अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, इसलिए कार्बन डेटिंग मेथड यूज़ किया जाता है. इट्स अ मेथड टू फाइंड आउट द एज ऑफ एनी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो उससे एज पता चल जाता है कि वो कितना पुराना है. अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्रक्स द फॉसिल्स आर ऑब्टेन्ड एट स्पेसिफिक डेप्थ. तो बोलते हैं कि हमारे जो अर्थ का स्ट्रक्चर है तो एक डेप्थ तक, जितना जहाँ तक हमें मट्टियाँ मिलती हैं या सॉइल मिलता है वहाँ तक आपको फॉसिल्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. ये आंसर में थोड़ा मैंने चेंजेस किया है ताकि ये थोड़ा सिंपल लगे. 6 पॉइंट में आपको लिखना है, इट बिकम ईजी टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फॉसिल्स. फॉसिल से इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत आसान होता है, जैसे कि आपको एज मिल जाता है, वो एनिमल किस किंगडम से बिलोंग करता है ये आपको मिल जाता है. सो फॉसिल स्टडीज गिव्स अस क्रोनोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइड एविडेंस देता है कि कितना पुराना है, क्या वो 500 साल पुराना है, हज़ारों साल पुराना है, करोड़ों साल पुराना है. तो आपको चीज़ें प्रिजर्व करके रखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है. इन दिस वे स्टडी ऑफ फॉसिल्स अनफोल्ड द एवोल्यूशनरी सीक्रेट्स. और इस तरह से हमको खुलासा, हमें एक हमारे सामने खुलासा हो जाता है कि क्या क्या सीक्रेट्स हमारे अर्थ में अवेलेबल था जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है और पहले के लाइफ कैसे होते थे. सम नंबर आंसर नंबर 4, देयर इज एविडेंस ऑफ फैटल साइंस अमॉन्ग कॉर्डेट्स. तो इसका मतलब क्या है देखते हैं. Very young embryos of fish, amphibians, reptiles, birds and animals show quite similar structure in the early stage. Very young embryo मतलब आपको दिखाते हुए एम्ब्रॉय क्या है. ये एम्ब्रॉय है पूरा और फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रॉय इसको बोलते हैं. आप देख सकते हो ये सारे सेम है,
देखो फिश दिया है, सैलमेंडर दिया है, टोटॉइस, चिकन, पिग, काउ, रैबिट, मैन, सबका दिया है। बट फर्स्ट है सबका सेम है, धीरे धीरे वेरिएशंस आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। सो फिश आपको पता है, एम्फीबियंस मतलब लाइक फ्रॉग होता है, वो एम्फीबियंस होता है जो वाटर में भी रह सकता है एंड लैंड में भी रह सकता है। रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड्स, बर्ड्स आपको पता है, मैमल्स वो होता है जो अपने यंग वन को बर्थ देता है एंड कैन फीड, उसकी बेबी को फीड कर सकता है, वो उसको बोलते हैं। उनके स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है एट एवरी स्टेज। एज अ फर्दर ग्रोथ टेक प्लेस दे एक्वायर डिफरेंट पैटर्न्स, मतलब आप देख सकते हो फर्दर ग्रोथ और उनके पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, सब अलग अलग दिख रहे हैं। The initial similarities between the vertebrate embryo is an evidence that during evolution there was a common ancestor for all the vertebrate classes। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप इनिशियल स्टेज पर देखोगे तो आपको सिमिलैरिटी दिखेगी, सब में सेम दिखेगा, बट आगे आगे बढ़ोगे तो आपको डिफरेंसेस देखने मिल सकता है। वर्टिब्रेट्स मतलब लाइक बोन होता है ना, ये हम बैकबोन बोलते हैं उनके, तो वर्टिब्रेट्स जो इनिशियल स्टेज है उनके, वो जो है वो सिमिलर है और धीरे धीरे एवोल्यूशंस चेंजेस हुए होंगे, इसके वजह से हमें सिमिलैरिटी देखने मिला और एवोल्यूशन की वजह से हमको वो चेंजेस आगे के जनरेशन में सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में देखने मिला। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस फॉर वर्टिब्रेट एवोल्यूशन, और इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, प्रूफ बताने के लिए कि सबके एंसेस्टर जो है वो सेम थे, इसलिए वो स्टार्टिंग स्टेज पे ऐसे दिखते थे और धीरे धीरे वो चेंजेस होना चालू हो गया। Thank you friends for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel.